हेलो पीपल, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट CSS। अगर तो आप CSS के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी नॉलेज ब्लर है, कैसे CSS स्टार्ट करा जाए, CSS होता क्या है, क्या सब्जेक्ट्स हैं उसके, कैसे करते हैं, ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग अबाउट CSS मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर मेरे आपको मेरी वॉइस या मेरा टोन फास्ट लगे तो इसको 0.75 की स्पीड से देखें, अदरवाइज मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट। हम CSS के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट CSS, स्टार्टिंग विद CSS होता क्या है। सो आई एम श्योर जो लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे तो दे शुड नो, दे मस्ट नो कि CSS क्या होता है। सो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम है ऑन द फेडरल लेवल इन पाकिस्तान। हर प्रोविंस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड पीपल आर सेलेक्टेड ऑन मेरिट बेस्ड। यही इसकी ख़ास बात है कि हम यकीन कर सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, जो भी हमारा मेरिट आ रहा है, वो हमारे अपने काम ही है, उसमें कुछ और किस्म का हिसाब किताब नहीं चलता। सो स्टार्टिंग विथ CSS एज लिमिट, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल थे, फिर मैंने FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट खोली तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हर किस्म का जवाब आपको दिया हुआ है, बस पीपल डोंट नो कि कहाँ जाना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो हेयर वी हैव, लोग पूछते हैं कि CSS की एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज है 21 साल। 21 साल से लेकर 30 साल का कैंडिडेट जो भी है वो CSS के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो 22 साल का है तो वो कर सकता है, अगर वो 20 साल का है तो वो नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर वो 30 एंड लेसर का है तो वो कर सकते हैं, 29 हो गया, 28 हो गया। लेकिन अगर उन्होंने 30 क्रॉस कर लिया है तो वो CSS के लिए इन जनरल कैटेगरी अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ द एज लिमिट। अब जनरल कैटेगरी क्या होती है, पर्टिकुलर कैटेगरी क्या होती है, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो ये कि एज रिलैक्सेशन हमें पता है पाकिस्तान में प्रोविंस वाइज भी और सेंट्रल लेवल पे भी एज रिलैक्सेशन हमें दी गई होती है कि जिसमें कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 2 साल या 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। तो CSS में भी 32 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई है, कुछ अलग एरियाज़ के लोगों को दी गई है। लेकिन मेनली जो मैं इस वीडियो में फोकस करना चाह रही हूँ वो जनरल पब्लिक है, और आई एम श्योर जो ऑडियंस है मेरी वो भी सिंपल एज स्ट्रक्चर में ही आएगी, दैट इज़ 30 एंड बिलो 30। सो एज लिमिट तो हमारे CSS की यही है। सो CSS कट ऑफ डेट क्या है, दिस इज़ कट ऑफ डेट। एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो यू 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक। FPSC की ओरिजिनल वेबसाइट है, सो यू कैन ट्रस्ट दी सोर्सेज एज वेल। उसके अलावा अब पता कैसे चलेगा कि CSS वाले कौन सी हमारी डेट से लेके एज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कट ऑफ डेट भी बताई हुई है। कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 1998 को तो छोड़ दें आप, हर साल हर ईयर के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ डेट होती है। सो एंड और आफ्टर द 2 जनवरी, मतलब 31 दिसंबर से 2 जनवरी का आप एक एस्टिमेट रख लें। 31 दिसंबर से पहले अगर कोई 30 साल का हो गया तो ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन CSS। ठीक है, ज्वाइन CSS एग्ज़ाम बात की तो बात की बात है ना। और अगर आप 31 डे ऑफ दिसंबर से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2025 का एग्ज़ाम देने लगे हैं जो कि अभी फरवरी 2025 में होना है, और तो आपकी कट ऑफ डेट होगी 31 दिसंबर 2024। अगर इस डेट से पहले आप 30 साल के हो गए, या फिर इस डेट से पहले आप 20 साल के हैं, 21 साल के नहीं हैं, और आप 21 साल के जनवरी की किसी भी डेट में हो रहे हैं लेकिन 2 जनवरी से पहले नहीं हो रहे, तो फिर मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। दिस इज़ द फिक्स डेट जिसके हिसाब से आपने अपने आप को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके से होता है कि हमें नहीं पता चलता कि कितने डेज लगेंगे, कितने काउंटेज हुए या जो भी। सो देयर आर एज कैलकुलेटिंग वेबसाइट्स एज वेल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उन वेबसाइट्स को आप ज़रा देख लें और आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आपकी एज क्या है। Here we go with this age calculator. If you search age calculator आ गया, खुद ही क्या इस पर लिखना, एज कैलकुलेटर में गए आप तो डेट ऑफ बर्थ आपने लगाई जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्टूबर 19 ऊपर है, एंड 1998 में अपनी
डेट ऑफ बर्थ लगाऊं एंड एट द डेट कहाँ से मैंने कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करना है दिसंबर 31, 2024 के हिसाब से। अब मैं कैलकुलेट करूँगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अब कट ऑफ डेट ये है, कट ऑफ डेट December 31, 2024। इस हिसाब से मैं कितने सालों की बनूंगी। अगर तो दिस इज़ 26 ईयर्स ओल्ड, मतलब आई एम एलिजिबल। अगर यहाँ 30 ईयर्स पूरे हो जाते उसके बाद एक दिन भी यहाँ एक्स्ट्रा होता, एक हफ्ता भी एक्स्ट्रा होता, सो यू आर नॉट एलिजिबल। क्वाइट स्ट्रिक्ट रूल्स दीज आर। 2 जनवरी के हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो 2 जनवरी के बाद नहीं हो सकता ये। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट एज। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर अगर आपको इसमें किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर दोज जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से, तो यू कैन सीक हेल्प एनी टाइम अबाउट एनी थिंग एट ऑल। फॉर दोज हु कैन नोट यू कैन राइट इट इन कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट के हाउ टू डू दैट। सो हम बेसिकली उसमें थे अ लॉट टू डिस्कस। वेल चलें जी, ये हो गया कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी। CSS एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सिंपल सी बैचलर्स चाहिए, वो भी ग्रेड सी या सेकंड डिवीज़न में भी चल सकती है, मतलब इतना हाई फाई बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको अकेडमिक। अगर यूनिवर्सिटी आपने वैसे ही पास की है सिंपल पासिंग नंबर से तो फिर भी काम चल जाएगा। सिंपल बैचलर्स डिग्री किसी भी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो तो सब चल जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय हैक एज वेल। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि देर आर 2 years ऑफ बैचलर्स एज वेल, देर इज़ 4 years एज वेल। तो क्या हम 2 years में अप्लाई कर सकते हैं? सो फ़िलहाल तो ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई कि जो आप 2 साल वाले BA पे के बेसिस पे अप्लाई ना कर सकें। इट इज़ कंसिडर्ड बैचलर्स फ़िलहाल, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सून ऐसी अमेंडमेंट आएगी इन रूल्स में जिसमें ये होगा कि मिनिमम आपके पास 16 years ऑफ एजुकेशन लाजमी है, 14 years पे नहीं काम चल सकता। सो फॉर नाउ आप प्राइवेट साइड इंटरमीडिएट के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट साइड BA की। मेरे ख्याल से प्राइवेट साइड अब तो बंद हो गई है। फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव BA दे कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 years डिग्री। ठीक हो गया। CSS नेशनैलिटी में यही होगा कि पाकिस्तानी होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीज़न पाकिस्तान, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट बनाने वाला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो फिर पाकिस्तान भी हो सकता है, और जम्मू एंड कश्मीर का भी उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। तो CSS डोमिसाइल के हिसाब से पंजाब की अलग सीट्स होती हैं, सिंध रूरल की अलग हैं, अर्बन की अलग हैं, गिलगित साइड, मतलब हर एरिया की अलग अलग सीट्स ऑलरेडी एलोकेटेड है। वो चार्ट आपको इजीली मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की मैं अभी टाइमलाइन आपके साथ डिस्कस करूँगी, मेरे पास टैब खुला हुआ है, हाउ टू गो थ्रू इट। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं कि मतलब CSS अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो व्हाट आर द करियर एंड व्हाट आर द प्रोफेशन दैट हम ज्वाइन करने वाले हैं। सो अल्फ़ाबेटिकली इनको लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और रेलवेज बिल्कुल लीस्ट है। नो, दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसमें कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान मोस्ट इन डिमांड दीज डेज, के जिसमें बताया जाता है कि आप फॉरेन अपने कंट्री को फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ भी आपकी ट्रांसफ़र हो तो आपकी ट्रांसफ़र सीरिया लेबनान जैसे मुल्कों में भी हो सकती है, या फिर आपकी ट्रांसफ़र अमेरिका, ऐसे ऐसे चाइना, रशिया, यूरोप के किसी भी मुल्क में हो सकती है। सो इट्स अप टू देम। एक्सपीरियंस डिफरेंट कंट्रीज़ में होती रहती है। 2 साल आप बाहर सर्व करते हो, 1 साल पाकिस्तान में सर्व करते हो, एंड इट गोज ऑन। इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इंग्लैंड सर्विस है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मोस्ट डिमांडेड क्योंकि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिमांडिंग ग्रुप्स। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है यूनिफॉर्म का, रोब और ये सारी चीज़ें। पोस्टल ग्रुप और रेलवेज अदर्स आर ओके। तो मैं किसी भी ग्रुप में जाना तो बात की बात है, उससे पहले का चैलेंज है एक रिटन सब्जेक्ट क्वालिफाई करना। अब हर कोई हमें बोलता है, बीइंग अ सिटीज़न मैंने भी ये बात एक ऑब्ज़र्व की है कि यार तुम लोग तो इस प्रोविंस से हो, आप लोगों का आसानी से हो जाता है, आप लोग तो ये इस जगह से, आप लोगों का आसानी से हो जाता है। सो इट इज़ नॉट दैट। जो रिटन स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिटन स्ट्रक्चर पास करने के लिए हर किसी को इक्वली कम्पीट करना पड़ता है, इक्वली मेहनत करनी पड़ती है। जितना एक पंजाब का कैंडिडेट करता है उतना ही सिंध का, KP के, बलूचिस्तान, कश्मीर, हर तरीके से एक बंदा उतने ही मार्क्स लेके मिनिमम
क्राइटेरिया पूरा करता है, और वो क्या है विल डिस्कस लेटर। ये आ गया लेटर की क्या बात है। CSS क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम, अब 40% बता रहे हैं। टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, बिफोर दिस लाइक कि मैं आपको सब्जेक्ट्स का बता दूं पहले। सो टोटल होते हैं 12 सब्जेक्ट्स। 12 सब्जेक्ट्स में दीज 6 सब्जेक्ट्स, 6 ऑफ द फर्स्ट वन इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़। ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इफ़ समवन इज़ नॉन मुस्लिम तो वो कोई और अपने रिलीजन का सब्जेक्ट भी उठा सकता है। तो ये जो 6 फर्स्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर कंपलसरी सब्जेक्ट। ना चाहते हुए भी आपको ये चूज़ करने का तो ऑप्शन ही, ना चाहते हुए भी आपको इनका एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। अब मोस्टली ये कहा जाता है कि इंग्लिश ऐसे तो वही पता नहीं क्या ही चीज़ है, और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन इज़ इक्वली टफ एज वेल। तो नॉट टफ, इट जस्ट रिक्वायर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेहतर होगी तो इंशाल्लाह पेपर्स बेहतर होंगे, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज, और उसमें हम एटलीस्ट ग्रामेटिकल एरर तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। सो बिफोर गोइंग फॉर CSS आपकी ग्रामर इंग्लिश की तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए एज़ फार एज CSS इंग्लिश में है, या फिर आपकी उर्दू एक्स्ट्रा अच्छी है तो फिर जब वो सारी उर्दू वाली बातें आएँ, CSS उर्दू में आए, इट्स बात की बात। तो हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। सो दीज आर 6 सब्जेक्ट्स, तो हमारे 600 मार्क्स ये हो गए, और 600 मार्क्स के ऑप्शनल हैं। जब मुझे पहली बार पता चला था ऑप्शनल्स में, आई वाज क्वाइट हैप्पी कि अपनी मर्जी से बंदा ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकता है जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, 4, 5। अब हर ग्रुप में इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि हर ग्रुप में आप मैक्सिमम कितने मार्क्स उठा सकते हो। ग्रुप 1 में से आप मैक्सिमम 200 मार्क्स का सब्जेक्ट उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अब ऑप्शनल में से टोटल अगर 600 मार्क्स का सब्जेक्ट उठाना है तो तीनों सब्जेक्ट्स आप ग्रुप 1 में उठा के 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कम कर दो और पेपर दे आओ। नो, इट इज़ नॉट दिस वे। इन्होंने मेंशन किया हुआ कि ग्रुप 1 से आप मैक्सिमम 200 मार्क्स का पेपर उठा सकते हो, और ग्रुप 1 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के ही हैं, क्योंकि उनके 2 दो पेपर्स होते हैं, इसलिए 200 मार्क्स। जिन जिन सब्जेक्ट्स का 100 मार्क्स होते हैं उनका एक ही पेपर होता है। सो दीज आर क्वाइट फेमस, मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले रहते हैं। बाकी तीसरी सब्जेक्ट्स वो जो है फील्ड रिलेटेड हैं, जिनका बैकग्राउंड उसमें ऑलरेडी होता है, ऑडिटिंग में, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये वो चीज़ें लेते हैं। तो 200 मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट में से कवर हो गए। अगर आप इस ग्रुप में से नहीं कोई सब्जेक्ट लेना चाहते तो फिर यू हैव ऑप्शन, आप दूसरे ग्रुप्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आ गया, ये भी प्योर फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 2-2 मार्क्स हैं। क्यों 2 मार्क्स हैं? क्योंकि ये इनके 2 पेपर्स हैं, यू कैन सी दिस। और बाकी सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, तो फिर उनको 100 ही कंसिडर किया जाएगा। सो लेट्स कंसिडर आपने 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस लिया, और आपको क्योंकि इस सब्जेक्ट में, इस ग्रुप में से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ग्रुप 2 स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप ग्रुप 3 में आ गए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 100 मार्क्स के ही सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर हमने 100 मार्क्स का यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा लिया, क्योंकि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपने सिर्फ 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट उठाना है इधर से। सो 100 मार्क्स मीन्स ओनली 1। ये पूरी हिस्ट्री का, अब हर ग्रुप में ना देयर इज़ अ बैकग्राउंड, एक एक वो बैकग्राउंड बताते हैं हर में, कि जैसे ये हो गया पूरा हिस्ट्री का ग्रुप, इसमें अलग अलग एरियाज़ की, अलग अलग रीजन्स की हिस्ट्री है। इट्स अप टू यू आप कौन सी हिस्ट्री सेलेक्ट करें। अब ये भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3। सो इट्स अप टू यू आप किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं, या किस किस्म का आपका बैकग्राउंड है। सिमिलरली ये पूरे जनरल साइंसेज हैं। सो एवरी ग्रुप, ईच ग्रुप जो है ना कोई बैकग्राउंड शो कराता है। सो खैर इसी तरीके से आपने एक 200 मार्क्स का उठा लें, हर एक ग्रुप में से 4 अलग अलग 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स उठा लें। जेंडर स्टडीज़ इज़ क्वाइट गुड इन अ वे कि बहुत कुछ सिखाता है हमें अपनी सोसाइटी के हिसाब से। इस सब्जेक्ट में आई लव दिस सब्जेक्ट अबव ऑल। यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी इज़ द मोस्ट फेमस, इंटरनेशनल लॉ इज़ फेमस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसका LLB का बैकग्राउंड है, तो फिर वो इसके लिए ऑप्ट करते हैं। मतलब इन जनरल सब्जेक्ट के लिए आपके पास वाइड चॉइस है। मोस्टली दीज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो है कंसिडर किए जाते हैं आर गुड मार्क्स, गुड मार्किंग सब्जेक्ट्स।
तो फिर यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाया जा सकता है जिनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छी हो तो। सो दिस इज़ इट। हमने इन सबको, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई भी 600 मार्क्स के सब्जेक्ट उठाने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी 600 मार्क्स के हैं। सो वी हैव टोटल 1200 मार्क्स इन रिटन। 1200 टोटल मार्क्स हैं। तो अगर हम 1200 मार्क्स के हिसाब से कंसीडर करें तो पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए। अब पासिंग मार्क्स मैं बताऊं आपको, पासिंग मार्क्स मिलेंगे, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, चलें जी, कंसीडर के 1200 हमारे टोटल मार्क्स हैं। तो इसमें से आपको एग्रीगेट 600 चाहिए। 600 किस तरीके से चाहिए, हर सब्जेक्ट का हमने देखा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उनका था 40% पासिंग। मतलब अगर हर कंपलसरी सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं तो मिनिमम आपको उस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक हो गया। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं हमारे पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अगर 100 मार्क्स का है तो हमें 33 मार्क्स चाहिए, और 200 मार्क्स का है तो हमें कलेक्टिव 66 मार्क्स चाहिए, विच इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, हमारे इजीली आ जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करना इज़ नॉट अ टास्क एट ऑल। असल बात होती है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। सो वी हैव दैट। अच्छा, CSS में ये भी है कि हर सब्जेक्ट को आपने पास करना लाजमी है। नो मैटर आप बाकी 11 सब्जेक्ट्स में अगर 1200 में से 1100 मार्क्स भी आप उठा लें लेकिन आपका कोई एक सब्जेक्ट पास ना हुआ हो तो फिर यू आर कंसीडर्ड फेल। तो 600 मिनिमम आपने एग्रीगेट, मतलब सब सारे पासिंग मार्क्स को मिला के आपका 600 भी होना चाहिए, और हर कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिनिमम, ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बस 40 ही लेने हैं, दैट्स इट, नो। पीपल हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इसमें सारे सब्जेक्ट्स में। सो 80s में भी आते हैं लोगों के मार्क्स ऑप्शनल्स में, कंपलसरी में 70s में भी आते हैं, 60s में भी आते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपका कौन सा साइड स्ट्रॉन्ग है। जो साइड स्ट्रॉन्ग है उस पर उसको ज़्यादा पॉलिश करना है, जो साइड वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लो। और इक्वली मेहनत उन पर करनी है क्योंकि आपने एग्रीगेट भी हासिल करना है। अब आप हर कंपलसरी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले लें, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 33 मार्क्स ले लें, पास तो आपने सारे कर लिए लेकिन यू वॉन्ट बी एबल टू मेक इट एग्रीगेट। तो 600 मार्क्स वाला टारगेट भी आपने जहन में रखना होता है। तो फिर उस हिसाब से आप अगर पर सब्जेक्ट आप 50 मार्क्स लें तो फिर आप एग्रीगेट 600 का बना पाएंगे। 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट इज़ नॉट अ टफ डील। कंपलसरी सब्जेक्ट में ये कुड बी चैलेंजिंग क्योंकि ऐसे और प्रेसी के कंपोजिशन के पेपर्स में मोस्टली पूरे मार्क्स मिलते हैं या 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, अदरवाइज वी कैन नेवर एक्सपेक्ट के कम मेहनत से हमको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। सो इट्स बेटर कि कंपलसरी सब्जेक्ट को आप सिर्फ पास करने के हद तक मेहनत करें और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप टॉप करने की हद तक मेहनत करें ताकि जो कंपलसरी वाला एक डेफिसिट हो वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से मार्क्स में कवर हो जाए। सो दिस वाज इट। आपको हमने एज कैलकुलेशन का भी बता दिया और आपको हमने बाकी बता दिया। खैर, लाइट एरर। सो ये आपका पूरी हो गई। अब ये जो वेबसाइट है, वैसे आई वांटेड कि मैं हर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो FPSC की ओरिजिनल वेबसाइट से ही दूँ। जैसे ये मैंने आपको जो भी डिटेल बताई, इट इज़ फ्रॉम FPSC ओरिजिनल वेबसाइट। ये जो मैंने अभी आप हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये भी FPSC गवर्नमेंट के ओरिजिनल वेबसाइट से है, लेकिन मुझे सिलेबस क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट से अभी ना मिल पाया तो इसलिए मैंने आपको जनरली बता दिया है। कहीं से भी आप जाकर गूगल पे सर्च करें कि CSS सिलेबस FPSC, सेकंड नंबर पे आ गया। तो सर्च इट आउट, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप डायरेक्टली PDF उठा सकते हैं। आपको इसी तरीके से कोई लिंक नज़र आ जाएगी, अब इसके सिलेबस में जाके आप डाउनलोड करेंगे। लाइक आई वांट टू हैव किसी भी इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट, तो फिर आप डाउनलोड करके बिफोर गोइंग फॉर CSS आई रिकमेंड कि आप लाजमी एक देखें कि उसमें क्या क्या है। अब देखें बहुत से जनरल टॉपिक्स हैं इन जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें। सिमिलरली जस्ट गो थ्रू एवरी सब्जेक्ट का सिलेबस
और आपको पता चलेगा कितने आम से टॉपिक्स हैं इसमें जो बस आपने एक रिटन स्ट्रक्चर में लाने हैं, उनको रिवाइज करके जो आप बचपन से लेके इंटरमीडिएट तक सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हुए हैं बस उनको रिवाइज करना है और आपने पासिंग मार्क्स उठाने हैं। सो आई विल रिकमेंड के जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, गो थ्रू ऑल दी सब्जेक्ट्स और उसके बाद ये सोचें कि कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखेंगे, उनके टॉपिक्स देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कभी सुना हुआ है, कभी पढ़ा हुआ है कि नहीं। सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि क्या करना है, कब करना है। ठीक हो गया। अब लेट्स डिस्कस टाइमलाइन। टाइमलाइन ये भी आई हुई है CSS 2025 के लिए, जो कि फरवरी में पेपर्स होने हैं। तो ये पब्लिक नोटिस आया था जुलाई में, जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये उन्होंने बताया कि पब्लिक नोटिस आएगा 11 अगस्त को। MPT अभी MCQs जो टेस्ट होता है, पहले नहीं होता था, अब होता है। अब भी इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो स्टिल हम इजीली उसको बिना इतनी कोई ख़ास अलग से तैयारी करे क्वालिफाई कर लेते हैं हम MPT को। ठीक हो गया। अब कंडक्ट ऑफ MPT कब होगा, इन्होंने डेट भी दे दी है कि अक्टूबर की किसी डेट को किसी वीकेंड पे ये लोग MPT करवाएंगे। MPT जिसने क्वालिफाई कर लिया वो रिटर्न तक जाएगा, जिसने MPT नहीं क्वालिफाई किया उसका पूरा साल ज़ाया है, वो शुरू से मेहनत करके नेक्स्ट ईयर अपीयर होगा। आप 1000 MPT दें, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिटन एग्ज़ाम में जाके एक भी पेपर दे दें और बाकियों में अपीयर ना हो तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। और 30 साल तक आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, मतलब 3 बार आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि यार हमारा फर्स्ट पेपर ऐसे का अच्छा नहीं हुआ, तो दे बैक ऑफ, छोड़ जाते हैं वो सब कुछ और फिर बोलते हैं अब हम अगले साल तैयारी करेंगे। नो, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ, फिर भी आपने सारे सब्जेक्ट्स में लाजमी बैठना है और सारे के सारे पेपर्स को देखना है। एक तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, दूसरा वी आर ऑलवेज अनसर्टेन के हमें लगता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बट वी नेवर नो कि एग्जामिनर को हो सकता है वो बेहतर लगे, हो सकता है आप पास हो जाएं। तो ऐसे भंड काफ़ी लोगों ने मारे हैं कि उन्होंने कंपलसरी पेपर देके और ये सोच के अच्छे नहीं हुआ छोड़ दिया, फिर पता चला वो सारे के सारे पेपर्स में पास थे। तो अगर आपको लगे कि आपका अच्छा पेपर नहीं भी हुआ, फिर भी लाजमी आपने सारे के सारे पेपर्स में बैठना है, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी 6 घंटे पर दिन लिखने की। 6 घंटे पर दिन कैसे लिखते हैं आप? एक ही दिन में दो दो पेपर्स होते हैं, एक सुबह में 9 से 12 तक, एक शाम में 2 से 5 तक। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस कि आपके हाथ में इतनी जान होनी चाहिए, आपकी हेल्थ इतनी रिलायबल होनी चाहिए कि आप इतनी टफ रूटीन से जो गुजर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे आप लिख नहीं रहे, वो जो 12 से 2 का गैप है, यकीनन आप उधर ही होंगे, आप अनरेस्ट में होंगे, आप नेक्स्ट पेपर की रिवीजन में होंगे, फिर वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करके आपने अगले सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। सो इट इज़ अ हेक्टिक रूटीन। ये सिर्फ एक अकेडमिक टेस्ट नहीं है, इट इज़ टेस्ट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, इट इज़ टेस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो अपनी अकेडमिक कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ आपने ये वाली चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अब ये रिटन एग्ज़ाम का बता रहे हैं कि क्या उनकी टाइमलाइन है। पब्लिक नोटिस आएगा, क्योंकि MPT इधर संडे को हो गई, बीच में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, पता चल गया कौन पास कौन फेल। फिर ऑनलाइन पब्लिक नोटिस अभी ये दिसंबर में आना है। अभी मतलब एडमिशन्स चल रहे होंगे, नहीं एडमिशन्स आर क्लोज फॉर 2025। सो पब्लिक नोटिस आएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने MPT क्वालिफाई किया है वो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और पब्लिक नोटिस 1 को आया तो फिर 2 से लेकर 16 तक हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे करते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारी पूरी प्रोफाइल बनती है, उस पर हम अपने पूरी एकेडमिक डिटेल्स डालते हैं, हमने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स लिए, इंटरमीडिएट हमने कहाँ से किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल है। उसके बाद 16 दिसंबर से पहले पहले उन लोगों ने अप्लाई करना है जो कि 2025 में अप्लाई करने लगे हैं, अपीयर होने लगे हैं CSS के रिटन एग्ज़ाम में। उसके बाद ये है कि अब इस डेट में जो टाइम ये है टाइम लिमिट्स और लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि 16 दिसंबर तक हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे चालान पे नहीं होता है, ये अभी तक FPSC ने हमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सून ये ऑप्शन भी आ जाएगा
कि रिटन एग्ज़ाम का चालान होता है 2200 का, और एमपीटी का मेरे ख्याल से 300 का अलग चालान होता है, 300 या वॉट एवर अमाउंट इज़, कम सा अमाउंट होता है। तो जो जो एमपीटी में बैठे उन्होंने पहले 300 का चालान वो पे किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, एप्लीकेशन डाउनलोड की, आ गए टेस्ट में बैठने। इसमें बस इतना ही प्रोसेस है। जिन्होंने एमपीटी क्वालिफाई किया, एमसीक्यूज टेस्ट क्वालिफाई किया, वो फिर आए अब रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने। एडवर्टाइजमेंट आ गया एक को, आपने 2200 रुपये का चालान, वो चालान एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड इजीली हो सकता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। में सारे जो लिंक्स हैं कि आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, आप और क्या था सिलेबस के अलावा बाकी जो भी ज़रूरी लिंक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी कर दूँगी। चालान कहाँ से होता है वो भी कैंडिडेट मस्ट नो, अगर वो इतनी तैयारी कर रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग उनको चालान और ये सारी चीज़ों का भी पता होगा। तो 2200 का चालान आपने क्लियर कराया, उसकी उस रिसीट की जो चालान ट्रांजेक्शन आईडी है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाली, एप्लीकेशन फिल की, फिर उस एप्लीकेशन को प्रिंट करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप सीएसएस में अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का है, मास्टर्स का है, डिग्री या जो भी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है एप्लीकेशन में ही। तो वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच करवा के आप पूरा एनवेलप बना के एफपीएससी की मेन हेड ऑफिस भेजेंगे इस्लामाबाद में। तो ये जो लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी बताई गई हुई है वो 26, वो कहना चाह रहे हैं कि आपका वो जो एनवेलप है जिसमें आपने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, वो हमें 26 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। 16 दिसंबर के बाद आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, जिन्होंने अप्लाई कर लिया सो कर लिया, लेकिन जिन्होंने 16 दिसंबर को टीसीएस के थ्रू या किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू भेजा है वो 26 से पहले आ जानी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 15 फरवरी 2025 को इनका पहला रिटन एग्ज़ाम होगा। 6 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर इनके रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, मतलब एक हफ्ते की ये परफॉर्मेंस है, जो कर गया जो नहीं कर पाया। सो फेब्रुअरी इज़ क्वाइट अ गुड टाइम, मौसम भी ठीक होता है, इतना वो नहीं होता हेक्टिक। एक कोई साल था जिसमें मई में एग्ज़ाम हुए थे, फिर हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आ गए थे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। सो मई इज़ क्वाइट टफ। हाँ, फरवरी में थोड़ी बहुत ठंड भी होती है जिसकी वजह से रात को उठ के रिवाइज़ करना, पेपर पढ़ना, ये वो मुश्किल हो जाता है। उससे पहले और भी ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड में पढ़ना वैसे ही मुश्किल है। इट्स अ टफ थिंग। मेरे ख्याल से मार्च में भी एग्ज़ाम्स होते तो चल जाता, लेकिन खैर इट्स अ टाइमलाइन सिंस ईयर्स चलती आ रही, तो वी हैव नो से इन दिस। तो आपकी टाइमलाइन भी डिस्कस हो गई इधर, इसको क्रॉस करते हैं। आपके सब्जेक्ट्स भी डिस्कस हो गए, इसको भी बंद कर देते हैं। और ये सीएसएस मेडिकल एग्जामिनेशन मेंटली और हेल्थ वाइज आप स्टेबल हों, उसके बाद वाइवा होता है। वाइवा जो है वो भी 300 मार्क्स का है। आपका रिटन 1200 मार्क्स का हो गया, आपका वाइवा 300 मार्क्स का हो गया। टोटल आपके हो गए सीएसएस के 1500 मार्क्स। अब इस वाइवा में जैसे उसमें मिनिमम कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 मार्क्स अचीव करना लाजमी थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिनिमम 33 मार्क्स अचीव करना लाजमी थे। इसी तरीके से वाइवा में टोटल होते हैं 300 मार्क्स, उसमें से एटलीस्ट आपने 100 मार्क्स अचीव करने हैं। जो कि 100 मार्क्स से कम होगा तो वो फिर इट मीन्स वाइवा में फ़ेल हो गया और उसको नहीं मिलेगी। उसके अलावा एक और डर ये भी होता है, हो सकता है आप रिटन एग्ज़ाम भी पास कर जाएँ, हो सकता है वाइवा भी पास कर जाएँ, लेकिन आपने इतने मिनिमम मार्क्स से किया हो कि आपसे पहले लोगों ने कुछ बेहतर मार्क्स से किया हो, तो इसलिए आपके लिए कोई सीट ना बची और आपकी एलोकेशन किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो सकी, जो डिपार्टमेंट मैंने आपको ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ऊपर बताए थे। तो फिर इस तरीके से आपने एग्ज़ाम देने हैं कि आपकी सेफ एलोकेशन भी हो जाए। किसी का रिटन अच्छा है तो वो रिटन में अच्छे मार्क्स ले ले, किसी का इंटरव्यू और वाइवा और स्पोकन स्किल्स अच्छे होते हैं तो फिर वो इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस जो कि आपने करना है। अब मेन क्वेश्चन इज़, जो कि सारे लोग आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मेन क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो इट वेरीज़ कि कैसे तैयारी करें, इट वेरीज़ कि आपका अभी लेवल क्या है। अगर तो आपका लेवल है इंटरमीडिएट का लेवल है तो आपने अभी बिल्कुल वाइट ह्यूज अल्फ़ाबेट इंटरमीडिएट का लेवल है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट्स पे काम करना है और एनालिटिकल स्किल्स पे काम करना है।
वो कैसे करेंगे? रीडिंग हैबिट्स, अगर आपको पाकिस्तान स्टडीज़ टाइप बुक्स नहीं पसंद, इट्स ओके। आप अपने मतलब के नॉवेल्स पढ़ लें, आपको स्टोरीज़ पसंद होंगी जिसमें इजी इंग्लिश हो, ताकि आप उसको एक्सप्रेशन को समझ सकें। आप इंग्लिश मूवीज़ देखें अपने मतलब की इंग्लिश लैंग्वेज में ही। और किस भी किस्म की मूवीज़ देखते हैं आप उसके सबटाइटल्स सामने ज़रूर चला लें, क्योंकि उससे ये होता है कि एक वर्ड आपको ऑलरेडी पता होता है, उसके जब सबटाइटल सामने चलती हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इस वर्ड को इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो दीज आर सिंपल सी चीज़ें जो कि आपको डेली लाइफ में इंटरमीडिएट लेवल पे करना स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर किसी भी लेवल पे हैं आप अभी CSS के देने में आपका अभी टाइम है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। एनालिटिकल स्किल्स से मुराद है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट यू हैव। एनालिटिकल स्किल्स मतलब किसी भी टॉपिक को आप हर एंगल से एनालाइज कर सकें कि अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान पे इसका इफेक्ट क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे इसका इफेक्ट क्या होगा। तो मतलब सिंपली सोचना है क्रिटिकल माइंड से, जो कि हम नहीं करते। हमारा एकेडमिक जर्नी हमें नहीं सिखाती कि सोचना कैसे है। ये जो भी रटे रटे सवाल हम जाके कर आते हैं, फिर जब हम CSS हमसे ये चीज़ें डिमांड करता है, सो वी आर ब्लैंक। तो इन दो चीज़ों की छोटे लेवल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें आप, सो यू विल गेट बेटर। अगर तो आप ग्रेजुएटेड हैं और फ़ौरन CSS स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड? आई हैव गिवन ऑलरेडी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कि कहाँ से आपने कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं, क्या टाइमलाइन है उसकी, क्या सिलेबस है उसका। ग्रेजुएटेड हैं आप और आपको डिग्री 31 से पहले मिल चुकी है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, टेक योर टाइम। आपको पता है कि 30 एज लिमिट है, उससे पहले अगर आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है आप कर सकते हैं, सो डू इट नाउ। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप पहले बेसिक ग्रामर की क्लासेस लें, और क्लासेस लेने से मुराद ये नहीं है कि यू हैव टू गो टू एनी अकेडमी एट ऑल। हर चीज़, हर लेक्चर सीरीज़, हर नॉलेज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं भी इसी से रिलेटेड कुछ और बेटर वीडियोस बनाऊँ ताकि आपको हेल्प हो जाए इसमें। तो फिर स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी टोल्ड कि आप हर सब्जेक्ट की आप पहले सिलेबस खोलें, उसको देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने ये सब्जेक्ट उठाना है कि नहीं, क्योंकि जो आप टॉपिक्स उनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टॉपिक्स आपके कभी कभार सुने भी हुए हैं कि नहीं सुने हुए, या जो भी, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स तो 600 मार्क्स के तो आपने ऑलरेडी उठाने हैं ना। सो पिक दी सब्जेक्ट्स इस तरीके से, अपनी तरफ से यूट्यूब से थोड़ी बहुत नॉलेज लेके अपने सब्जेक्ट की बेसिस बनाएं। उसके बाद अकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? पीपल मोस्टली आस्क। ज़रूरी लाजमी नहीं आप फिज़िकल अकेडमी ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी इसलिए एक फ़िज़िकल हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो वी फील इनकरेज, वी फील मोटिवेटेड कि भाई हाँ हम सही ट्रैक पे हैं। उसके अलावा ज़रूरी इसलिए है कि हम एनालाइज करते हैं खुद को। जब हम टेस्ट देते हैं, हम बार बार अपनी चीज़ें लिख के जाते हैं, टीचर से इवेल्युएट कराते हैं कि बताएं हमारी क्या क्या गलती थी, वो सामने से हमें एक्सप्लेन करते हैं। ऑनलाइन अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं आए हमारे पास जो हमें बेटर गाइडेंस मिल सके। तो फिज़िकल अकेडमीज़ का ये फ़ायदा है कि हमें बेटर गाइडेंस मिलती है, बेटर एवोल्यूशन मिलता है, और जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस होता है हम इनपुट देते जाएँ, पढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ। हम अपने आप का प्रैक्टिस नहीं करवाते। भाई मैंने अगर 4 लाइनें सीखी हैं तो मैं उसको रिटन स्ट्रक्चर में पहले प्रैक्टिस करूँ। सो ये गलती एवरीवन एवरीवन सारे लोग करते रहते हैं। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। और CSS क्यों करना चाहिए? अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दे हैव। एक आपका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है, आपके पास गाड़ी, घर, पेट्रोल, बहुत सारी फैसिलिटीज़, हैंडसम सैलरी, सोशल पावर होता है आपके पास। बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आप एक ही बंदा अगर CSS कर ले तो उसका पूरे ख़ानदान का एक स्टैंडर्ड लेवल बेहतर हो जाता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फिर सोशल पावर होना एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है हमारे पास। सो और भी बहुत ज़्यादा पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से पीपल आर मोटिवेटेड बट दे हैव नो डायरेक्शन कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को ले चलना चाहिए।
सो वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग, लेट मी नो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली जिन जिन के पास एक्सेस है, अदरवाइज कॉन्टैक्ट इन कमेंट्स एंड आई विल लेट यू नो आपके सवाल के बारे में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, thank you for watching and subscribe to this channel for more updates regarding this topic.